नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 7 जून 2022। देखेंगे क्या है आज के मुख्य समाचार। स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि-4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, ये आपका जीएस पेपर 3 में कवर होगा। क्या है अग्नि-4? यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वो मिसाइल जो पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके फिर टारगेट को हिट करेगी। इसका पाथ पैराबोलिक नेचर का होता है। यहीं पर हम अग्नि सीरीज़ के और मिसाइल्स को भी कवर कर लेते हैं। इस अग्नि सीरीज़ में डिफरेंट रेंज के मिसाइल्स हैं। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी रेंज मोर देन 2000 किलोमीटर है, वैसे ही अग्नि 3 इसकी रेंज मोर देन 2500 किलोमीटर है। अग्नि 4 जो कल टेस्ट किया गया इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसको मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। अब आते हैं अग्नि 5 पे। इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, इसलिए इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, यानी ICBM। इसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये सभी मिसाइल्स का डेवलपमेंट IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी शुरुआत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अद्वितीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा किया गया था। आज उन्हीं की दूरदृष्टि की वजह से इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट खड़ा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया था, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। एज अ ट्रिक आप याद कर सकते हो उसे पटना। P यानी पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत ही कम रेंज के लिए, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए जनरली इसको जाना जाता है। A यानी अग्नि, ये डिफरेंट रेंजेस की मिसाइल है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अभी हम 6 की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। T यानी त्रिशूल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी शॉर्ट रेंज के लिए ही है। N यानी नाग, ये एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब किसी अगर टैंक को उड़ाना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। A यानी आकाश, ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है। यूपीएससी ने 2014 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था, विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहला हमें ऑप्शन दिया गया था इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, दूसरा था इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, तीसरा था इट कैन डिलीवर 1 टन वारहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थे चूज करने के लिए? 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो अगर आपको ये नहीं भी मालूम हो कि फ्यूल कौन सा होता तो भी ये क्वेश्चन आराम से बन सकता था, क्योंकि हमने देखा कि अगर अग्नि है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है तो ऑप्शन 1 तो सही है, और रेंज इसकी 3500 है, तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो रहे ऑप्शन B, C और D तीनों ही गलत हैं, क्योंकि तीनों में 3 आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बैड बैंक टू किक ऑफ NPA टेक ओवर इन जुलाई, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपका इकोनॉमिक आर्टिकल है। लास्ट ईयर बैड बैंक काफ़ी सुर्खियों में था। इवन अभिषेक सर ने बैड बैंक को करंट अफेयर शो में डिटेल में कवर किया था। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ क्या है ये बैड बैंक। केंद्र सरकार ने बैड बैंक का गठन किया था ताकि बैड लोन्स को रिकवर किया जा सके। अब बैड लोन क्या होता है? तो देखिए, जैसे आम जनता बैंक में पैसे जमा करती है और बैंक उनको इंटरेस्ट पे करती है, उसी जमा पैसे को बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन के रूप में देती है, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब जैसे आपने जो पैसा डाला बैंक में, मान लीजिए आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और बैंक ने उद्योगपतियों से 12% का इंटरेस्ट लिया है, तो जो बीच का 7.5% है वही बैंक की असल कमाई होती है। अब होता क्या है कि उद्योगपतियों ने लोन लिया, बिजनेस किया और बिजनेस डूब गया, तो बैंक के पास तो नगद वापस आ नहीं पाया। इसी को बैड लोन कहा जाता है। इसी बैड लोन को रिकवर करने के लिए केंद्र सरकार ने बैड बैंक्स का गठन किया था। इसके अंतर्गत 2 अंग हैं। पहला NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा है IDRCL यानी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इनको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। NARCL का काम होगा लगभग 2 लाख करोड़ का जो बैड लोन है सारे कॉमर्शियल बैंक्स के पास, उसे वो खरीदेगा। आप जब बैंक्स के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपके कुछ कागजात मांगता है एज फॉर सिक्योरिटी। तो जो बिजनेसमैन जिनका बिजनेस डूब गया हो या फिर जो लोन नहीं चुका पाए हैं,
उनके जो सिक्योरिटीज़ बैंक के पास जमा हैं वो ये जो संस्थान है वो इसे खरीद लेगी। अब इन दोनों का यही काम है कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीद कर उनकी बिक्री किया जा सके। तो NARCL बैंक से सिक्योरिटीज़ खरीदेगा और IDRCL सही ग्राहक देख के उन सिक्योरिटीज़ को बेच के बैंक का जो 2 लाख करोड़ का अमाउंट है उसे रिकवर करेगा। सरकार ने यह संस्थान बनाते समय 30,600 करोड़ रुपए से इस बॉडी को स्टैब्लिश किया था, ताकि जब NARCL बैंक से सिक्योरिटी खरीदे तो एडवांस में 15% का पेमेंट कर दे और 85% की जो बकाया राशि है उसका भुगतान जब IDRCL सिक्योरिटीज बेचकर पैसा रिकवर कर ले तब वो करे। बैंक का तो इसमें फ़ायदा ही है, क्योंकि कुछ न से तो अच्छा है, 15% तो आ रहा है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस आर्टिकल से, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। ये आपका GS पेपर 2 का टॉपिक है। ये एक्चुअली आर्टिकल बिम्स्टेक पर आधारित है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, जिसको अभी अभी 6 जून को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इनिशियली इसमें 4 कंट्रीज थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर बाद में नेपाल, भूटान और म्यांमार भी जुड़ गए। पिछले 25 वर्षों में देखें तो बिम्स्टेक ने यूनिफाइड होकर काफ़ी काम किया है, जैसे आतंकवाद के खिलाफ अगर यूनिफिकेशन होना हो तो, या फिर कोई सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो तो। बट जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आते हैं तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हो या फिर किसी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर। बिम्स्टेक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ एशियन रीजन में अगर भारत अपनी प्रभुत्व को कम करेगा तो चाइना का डोमिनेंस अपने आप बढ़ जाता है, और भारत को चाहिए कि अपनी स्थिति को मजबूत करे और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इस रीजन के वो यहीं कंसंट्रेटेड रहे, क्योंकि ये एरिया स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एक तो फ्री ट्रेड को लेके कोई कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं है इस संस्थान में, जो हमारे कॉपरेशन है उसमें, प्लस कनेक्टिविटी इशू भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, एयर या फिर जो कोस्टल लिंक्स हैं जो कि लोगों को व्यापार, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नज़दीक लाते हैं, इसकी कमी है। साउथ एशियन रीजन में बिम्स्टेक इंडिया के को वर्ल्ड लेवल पर बेहतर करने के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप देखो तो फिलहाल बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि सार्क का तो होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि 2014 के बाद तक आज तक उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। और बाकी सारी एरियाज़ अगर आप देखो तो हर एरिया का अपना एक कॉपरेशन है, जैसे एशियान है, वैसे ही आपका नाटो है, अलग अलग, आइदर वो सिक्योरिटी पर्पस से हो चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस से हो, बट अलग अलग कंट्रीज़ का अपना कॉपरेशन है। बट साउथ ईस्ट एशियन या फिर साउथ एशियन रीजन में आप देख लीजिए तो यहाँ पर जो कॉपरेशन है भी वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो बिम्स्टेक से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। ये आर्टिकल इन्हीं पॉइंट्स पर है, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये भी कि मितानिन क्या है और कहाँ से रिलेटेड है, मीन्स किस ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। कल आपसे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला कि वेटलैंड से संबंधित कौन सा कन्वेंशन है, तो उसका आंसर होगा रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में ईरान में हुआ था। दूसरा था विजन स्टेटमेंट के बारे में, तो इंडिया और इजराइल ने रिसेंटली ही ये विजन स्टेटमेंट साइन किया है। इससे डिफेंस फील्ड में इंडिया और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। इस न्यूज़ को मैंने रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले कवर भी किया था। तीसरा क्वेश्चन था साइट्स का फुल फॉर्म, तो उसका आंसर है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।